जी साथियों, लास्ट में हमने देखा कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं वो हराते हैं किसको, मीर कासिम को, और बाद में हमने देखा कैसे मुगल्स को हरा के वो एक तरीके के रूलर्स बन जाते हैं इंडिया के। अभी जो शाह आलम है, हमने देखा इस बात को भी कि जो शाह आलम है, जो इसके बाद जो राजा हुए हैं, वो राजा तो थे लेकिन उनका मेन काम क्या था, एज ए पेंशनर। बाकी सारा काम कौन करेंगे, ब्रिटिशर्स करेंगे। आइए अब हम फोकस करते हैं कि क्या क्या काम इसके ऊपर क्वेश्चन पूछती है हमेशा एसएससी या कोई एग्जाम देंगे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने क्या क्या काम किए, उसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले अगर हम बात करें वॉरेन हेस्टिंग्स की, वॉरेन हेस्टिंग्स जिसने 772 से लेके 78 तक क्या किया, राज किया। लगभग 13 साल जो भारत का क्या रहा, एक्चुअली भारत का नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे बंगाल का, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो सबसे पहले हमने देखा कल प्लासी को जीता, तो प्लासी को जीता तो हम कहेंगे कि उन्होंने एक पोस्ट लेके आए, पहले लगाए गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट। अगर पूछा जाए कि पहला गवर्नर कौन था बंगाल का, गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, तो हम पढ़ेंगे कि पहला गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है, इट इज लॉर्ड क्लाइव। क्लाइव पहले गवर्नर थे बंगाल। साथियों हम देखते हैं कि उस टाइम 3 जगह के ऊपर कब्जा था अंग्रेजों का। कौन कौन सा, पहला है कलकत्ता, दूसरा है मद्रास, तीसरा है कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, इन तीनों के ऊपर कब्जा था। तीनों के ऊपर जो मुखी था उसको गवर्नर कहते थे। इसका मुखी कौन होगा, गवर्नर, इसका मुखी कौन होगा, गवर्नर, और इसका भी क्या होगा, गवर्नर ही क्या होगा, मुखी। लेकिन बाद में जैसे जैसे पावर बढ़ी तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों की, मद्रास की और मुंबई की, दोनों को मर्ज कर दिया किसके साथ, कलकत्ता के साथ। यानी कलकत्ता की पोस्ट क्या कर दी, बड़ी बना दी। कलकत्ता की पोस्ट क्या कर दी, कलकत्ता के पास पावर क्या दे दी, ज्यादा। नीचे क्या आ गया, मद्रास, और नीचे क्या आ गया, मुंबई। तो अभी जो गवर्नर की पोस्ट थी उसको बोलेंगे गवर्नर जनरल, उसको बोलेंगे गवर्नर जनरल। और पूछा जाए कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो भाई आंसर क्या आएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल ऑफ क्या थे, बंगाल थे। जब ये बने तो उनके समय ही एक एक्ट आया जिसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि किसके समय आया है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय रेगुलेटिंग एक्ट आया। क्या कहता है रेगुलेटिंग एक्ट, साथियों जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये फोकस करता है कि हम रेगुलेट करेंगे, किसको रेगुलेट करेंगे, कंपनी को रेगुलेट करेंगे। कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। कैसे रेगुलेट करेंगे, साथियों उस टाइम ना क्या था कि कंपनी कह रही है वॉरेन हेस्टिंग्स के समय कि हम करप्शन में जा रहे हैं, हमारा जो भाग है, रुपया है, वो कम हो रहा है, लेकिन साथ साथ में जो कर्मचारी हैं वो अच्छे रुपए कमा रहे हैं। वो कैसे, क्योंकि उस टाइम कंपनी ने बोला कि बंदा जो भी ब्रिटिशर होगा वो कंपनी के लिए काम तो करेगा, लेकिन अगर वो प्राइवेट काम भी करना चाहता है, अपनी तरफ से व्यापार करना चाहता है, वो भी कर सकता है। तो आप बताइए, कोई बंदा एक कंपनी में काम कर रहा है, उसी कंपनी ने बोला कि बाहर भी अपना प्राइवेट काम भी करे, तो ज्यादा बंदा फोकस किसके ऊपर करेगा, प्राइवेट अपने काम के ऊपर। तो जो कर्मचारी हैं वो तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन कंपनी नहीं आगे बढ़ रही, इसीलिए एक्ट लेके आए रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें बोला कि पहले तो कंपनी को 2 भागों में बांट दिया गया। कंपनी में दो तरह के ग्रुप हो गए, एक को बोलेंगे बोर्ड ऑफ काउंसिल बीओसी, एक को बोलेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सीओडी। तो 2 ग्रुप होंगे, बोर्ड ऑफ काउंसिल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्या काम होगा सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम होगा कि आपने ओनली एंड ओनली व्यापार, ट्रेड के ऊपर फोकस करना है। कंपनी कैसे कैसे व्यापार करेगी, जैसे 10 बंदे हो, 5 बंदों को बोला कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना कि कैसे हम रूल करेंगे, तो रूल करने वाला जो पावर है वो किसको दिया गया, बोर्ड ऑफ काउंसिल को। भी आपका काम है रूल करना, आपने व्यापार नहीं करना है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या है कि आपने ट्रेड करना है, आपने व्यापार नहीं करना। तो ऐसा एक सेटअप लाया गया अंडर रेगुलेटिंग एक्ट। और दूसरा इसमें याद रखना है कि इसने
जो प्राइवेट ट्रेडिंग है, प्राइवेट ट्रेडिंग वो क्या कर दी, बंद कर दी कि कोई भी प्राइवेट जो ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्कर होगा वो कोई भी प्राइवेट ट्रेडिंग नहीं करेगा। तो दोनों पॉइंट्स को आपने क्या करना है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं साथियों, इसमें मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स क्या बनाया, कंपलसरी बनाया कि जो भी काम कंपनी करेगी वो क्या होगा, लिखा जाएगा प्रॉपरली, उसके बारे में मालूम होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, साथियों 3 वॉर हुई हैं मराठास के साथ, 3 वॉर्स हुई हैं। हम आगे जाके देखेंगे फर्स्ट मराठा वॉर, सेकंड एंड थर्ड। उसमें से अगर पूछा जाए कि फर्स्ट मराठा वॉर कब हुई तो 76 से लेके 82, 6 साल पहली मराठा वॉर चलती है। उसमें जो लड़ने वाले हैं वो कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स। साथियों इस वॉर का कोई रिजल्ट नहीं निकलता, तो जो 20 साल की ट्रीटी करेंगे कि भाई हम दोनों मिल जाते हैं, मराठास और ब्रिटिश दोनों मिल जाएंगे और कहेंगे कि हम किसको हराएंगे, हम टीपू सुल्तान को हराएंगे, हैदर अली को हराएंगे। इसीलिए पहली वॉर के बाद 20 ईयर की ट्रीटी, पीस ट्रीटी हो जाती है मराठास और ब्रिटिशर्स में कि अब हम नहीं लड़ेंगे। फिर इसके बाद कुछ और कारण बनते हैं, मराठास में फूट पड़ जाती है, इसके कारण ही वो लड़ते हैं आगे। अच्छा, तो इसके अलावा हमने देखा कि अगर फर्स्ट मराठा वार होती है तो इसके बाद ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ सालबाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ सालबाई। तो फर्स्ट मराठा वार के बाद ट्रीटी होगी, ट्रीटी ऑफ सालबाई मैंने बताया। इसमें 20 ईयर्स के लिए वो कहेंगे कि हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे। तो ट्रीटी ऑफ सालबाई अगर पूछा जाए किसके समय हुई है तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय हुई है। इसके अलावा सेकंड एंग्लो मैसूर वार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड एंग्लो मैसूर वार, मैसूर का राजा था हैदर अली, हैदर अली। और हैदर अली अपने राज को, मैसूर क्या है, आज का जो कर्नाटका है, आज का जो तमिलनाडु का कुछ इलाका और कुछ इलाका केरला का, इससे मिलकर क्या बनता है, कर्नाटका बनता है। तो ये कर्नाटका की आइडिया था जहां पे हैदर अली राज करता था। तो हैदर अली अपने राज को अच्छा बनाने के लिए सपोर्ट लेता था फ्रेंच की, जो ब्रिटिशर्स को अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच एक लड़ाई होती है, फर्स्ट वॉर हैदर अली वर्सेस ब्रिटिशर्स के बीच, जिसको फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार कहते हैं। ये 7066 से लेके 7069 के बीच में हुई। तो पहली जो लड़ाई है 66 से 69 में, और इस लड़ाई में ध्यान करिए कि हैदर अली जीत जाएगा, ब्रिटिशर्स को हरा देता है वो। तो एक ही लड़ाई है जिसमें ब्रिटिशर्स हारे हैं अपने इंडिया में, तो हैदर अली जो मैसूर का राजा है वो हराएगा किनको, ब्रिटिशर्स को। फिर इसके बाद सेकेंड वॉर होती है कब, 8084 में। तो ध्यान में रखना 8084 में सेकेंड वॉर होती है। इसमें जो होता है वो हैदर अली की मौत हो जाती है और उसका बेटा टीपू सुल्तान क्या बनता है, राजा बनता है। और जो ट्रीटी करेंगे, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर करेंगे। इसमें भी वो कहेंगे कि अभी लड़ाई नहीं करेंगे, कुछ समय लड़ाई नहीं करेंगे, अपने एरियाज को बढ़ाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन ट्रीटी ऑफ मैंगलोर का संबंध किससे है, एंग्लो मैसूर वार से। आगे चलते हैं। इसके अलावा जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है इनके अंडर। तो अगर पूछा जाए कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसके समय बनी है तो कौन थे गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और किसने बनाई, ये विलियम जोन्स ने बनाई। कब बनाई, 7084। तो याद रखना है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने बनाई है, विलियम जोन्स ने बनाई है। इसका मेन कार्य क्या है विलियम जोन्स का, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाने का, ताकि एशिया के बारे में जो नॉलेज है उसको लेके आ जाए, जो वर्ल्ड है वो देखे कि क्या क्या एशिया में हुआ। तो जैसे कि इसके अंदर हम देखते हैं कि गीता को ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। पूछेगा कि किसने किया, चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस ने गीता को ट्रांसलेट किया किसमें, इंग्लिश में। फिर हम देखते हैं कि इसके अलावा सर जॉन मैफरसन, जे भी गवर्नर जनरल रहते हैं 85 से लेके 86 तक। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, क्योंकि ये चले गए थे वापस अपने देश इंग्लैंड में। तो कुछ एक्टिंग के समय अगर पूछा जाए कौन बनते हैं तो सर जॉन मैफरसन बनते हैं कुछ समय के लिए। आगे चलते हैं साथियों, आफ्टर वॉरेन हेस्टिंग्स, उसके बाद जो बन के आए इंडिया में गवर्नर जनरल वो कौन था, लॉर्ड गवर्नर कॉर्नवालिस। ये भी इंडिया नहीं, इसको बोलेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल।
क्योंकि अब इंडिया की पोस्ट जो आएगी वो 1835 में आएगी। 1835 में जो पोस्ट आती है, इससे पहले वो क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। तो काफी लंबा समय ये भी इंडिया में रहे। इन्होंने सबसे ज्यादा पहले काम किसके ऊपर किया, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। साथियों हम देखते हैं कि इनसे पहले जो अभी मैंने आपको बताया ना कि बक्सर की लड़ाई में क्या हुआ, बक्सर की लड़ाई में जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों का जो लगान था वो कौन ले गए, ब्रिटिशर्स लेंगे। लेकिन कैसे लेंगे, क्या सिस्टम होगा, तो उसके ऊपर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी थी। इससे पहले इजारेदारी सिस्टम चलती थी, इजारेदारी, इजारेदारी। तो इजारेदारी सिस्टम के अंडर ही हम देखते हैं कि वो टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन कॉर्नवालिस सोच रहा है कि नहीं, ये सिस्टम अच्छा नहीं है, मैं कुछ और सिस्टम लेके आना चाहता हूं। इसीलिए हम देखते हैं कि वो मिलता है सर जॉन शोर से, जॉन शोर, और हम देखते हैं कि एक नया सिस्टम लेके आएगा जिसको कहेंगे जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। थोड़ा इसके बारे में देखते हैं जमींदारी सिस्टम। हम देखते हैं कि जमींदारी जो सिस्टम है इसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है। क्यों परमानेंट सेटलमेंट कहा गया, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या करेगा ना, एक नई जिनकी ये कहेगा कि भाई मेरे पास जमीन है, हमने इसके ऊपर क्या लेना है, टैक्स लेना है। हमने इसके ऊपर क्या लेना है, टैक्स लेना है। टैक्स लेना है तो हम ये कुछ जमीन है इसकी बोली लगा रहे हैं, बोली लगा रहे हैं। जो भी बंदा सबसे ज्यादा बोली देगा, ये जमीन के ऊपर टैक्स लगाने की पावर किसके पास चली जाएगी, उस व्यक्ति के पास चली जाएगी, उसको बोलेंगे जमींदार। फिर समझाता हूं। देखो अगर ये एक बंगाल का इलाका है, इसके ऊपर टैक्स लेना है, टैक्स लेना है किसने, ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स बोलेगा कि भाई मैं इस जमीन को बोली लगा रहा हूं, इस जमीन की, जो भी व्यक्ति इस जमीन की बोली सबसे ज्यादा देगा, ये जमीन के ऊपर टैक्स वही बंदा लेगा। तो एक उसको हम बोलेंगे जमींदार। जितना वो टैक्स लेगा, जितना उसकी मर्जी है, जितना मर्जी टैक्स ले। हमने एक बार रुपया लिया उससे, जमीन उसकी हो गई, टैक्स लेने की पावर उसकी हो गई। अब जितनी भी वो टैक्स लेगा उसका 10/11 हिस्सा वो किसको देगा, ब्रिटिशर्स को देगा, और 1/11 हिस्सा किसके पास रखेगा, अपने पास रखेगा। समझना इस बात को। तो जमींदारी प्रणाली में उसने बोला कि हम एक जमींदार, हम अपने जो जमीन लोगों की है टैक्स लेने के लिए हम उसकी बोली लगा रहे हैं। जो बंदा सबसे ज्यादा बोली देगा वो टैक्स लेगा। जितना टैक्स लेगा उसका हर साल 10/11 हिस्सा किसको देगा, अंग्रेजों को देगा। 1/11 हिस्सा अपने पास रखेगा। और रूल था कि फिक्स डेट होगी, अगर जमींदार उस टाइम तक उसको पे नहीं कर पाया, उसको हम तक नहीं दे पाया, तो ये जमींदारी उससे छीन ली जाएगी, फिर बोली होगी, फिर किसी नई व्यक्ति को ये बोली दी जाएगी। तो काफी ज्यादा हार्ड सिस्टम रखा गया। लेकिन अभी आप सोचिए भी भाई, एक बंदा जो पहले एक जमीन ले रहा है बोली लेके, सपोज एक बंदे ने 5 लाख की बोली लेके वो जमीन ली कि इसके ऊपर टैक्स मैं लूंगा। अभी वो क्या सोचेगा, वो एक व्यापारी है ना जो ऐसे टैक्स ले रहा है, तो वो क्या कहेगा अभी भाई मैं इसके ऊपर कैसे रुपया कमाऊं। तो क्या वो लोगों से टैक्स कम लेगा, ज्यादा लेगा? तो हमें मालूम है कि वो टैक्स लोगों से क्या लेगा, ज्यादा लेगा। अगर टैक्स ज्यादा लेगा, ब्रिटिशर्स को टैक्स भी क्या देगा, ज्यादा देगा, क्योंकि उसका 10/11 हिस्सा देना है उसने। और अंग्रेजों ने कहा भाई बारिश आए, आंधी आए या फिर ड्रॉट सोका आ जाए, कोई इशू नहीं, हमें अपना टैक्स का रुपया चाहिए ही चाहिए, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो सपोज करो अभी तो इंडिया में ट्यूबवेल सिस्टम है, लेकिन पहले जो फार्मर था वो सारी खेतीबाड़ी किसके ऊपर कर रहा है, बारिश के ऊपर, रेन के ऊपर। तो सपोज एक साल रेन नहीं हुई, फसल पैदा नहीं हुई, नो प्रोडक्टिविटी। तो जमींदार तो बोलेगा ना अभी भाई ब्रिटिशर्स रुपये मांग रहे हैं, रुपये दो। लेकिन किसान क्या बोलेगा, किसान बोलेगा कि मेरे पास तो रुपया है नहीं जी,
मैं तो रुपया दे ही नहीं सकता। तो जमींदार बोलेगा मैं क्या करूं? तो जमींदार बोलेगा कि भाई कोई बात नहीं, इस साल मैं तुम्हारा भुगतान कर देता हूं, तुम्हारा टैक्स जो ब्रिटिशर को देना है मैं दे देता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कोई दान पुण्य कर रहा हूं, मैं टैक्स का रुपया दे दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी जमीन के ऊपर गिरवी, तुम्हें अपनी जमीन क्या करनी पड़ेगी? गिरवी रखनी पड़ेगी। अगले साल तुम्हारी फसल ज्यादा होगी, कोई बात नहीं, तुम अपनी जमीन छुड़वा लेना, जमीन छुड़वा लेना और सही हो जाना। लेकिन सोच के देखो, एक बार जमीन गिरवी हो गई तो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, क्योंकि टैक्स तो भरते ही रहना है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़े या ना बढ़े, तो क्या होगा? तो भाई जमींदार हर साल भी भाई तुम्हारा इतना रुपया मैंने दे दिया अंग्रेजों को, तुमको इतना रुपया दे दिया, इन द एंड बोलेगा कि इतना रुपया हो गया, या तो रुपये दे दो या तुम्हारी जमीन आज से क्या हो गई? मेरी हो गई। तो वही जमींदार जो पहले एक टैक्स लेता था, अभी जो जमीन के ऊपर टैक्स लेता था, धीरे धीरे वो जमीन का क्या बनने लग जाएगा? ओनर, मालिक बनना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। और हमने ये भी देखा कि साथ साथ में वो ओनर बन जाएगा और जो एक्चुअल फार्मर था वो क्या बन जाएगा? लैंडलेस फार्मर। वो क्या बन गया? लैंडलेस फार्मर बन गया। अभी वो फार्मर तो है लेकिन जमीन उसकी नहीं, तो अभी भी बोलेगा भाई मुझे खेती नहीं करनी आती। कौन बोलेगा? जमींदार, ओनर, कि मुझे खेती नहीं करनी आती लेकिन मेरे पास जमीन है, तो मेरे पास आ खेती बाड़ी कर, 10वां हिस्सा मैं तुझे पे करूंगा प्रोडक्टिविटी का, 9 हिस्से मेरे हैं, 10वां हिस्सा तेरा है। ऐसे करके हम देखते हैं कि जो सिस्टम है बना। इसीलिए जिस सिस्टम सबसे पहले कहां पे लागू हुआ? तो जो लागू हुआ सारा सिस्टम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सबसे पहले सिस्टम जहां पे लगा। कोई आपको टैक्स की माफी नहीं है, आपने टैक्स भरना ही भरना है, तो लोग बहुत जल्दी लैंडलेस लेबरर्स बन रहे हैं, लैंडलेस फार्मर्स बन रहे हैं। इसीलिए आज भी इंडिया में सबसे ज्यादा जो गरीबी पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। तो आप इसका हिस्टोरिकल कारण दे सकते हैं। अगर वेस्ट के में देखेंगे तो ये सिस्टम नहीं था, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में सिस्टम नहीं लागू हुआ, इसीलिए यहाँ पे हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखने को नहीं मिलती, लोग ज्यादा रिच हैं। लेकिन बंगाल, बिहार तो पहले बहुत रिच हुआ करते थे, अंग्रेजों ने इतना लूटा, कोई उनको फी कंसेशन नहीं है, कोई माफी नहीं है, जिसके कारण आज वो क्या बन गए हैं? लैंडलेस लेबर बने। इसीलिए वहां पे गरीबी की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। चलो आगे बढ़ते हैं बात को। तो ऐसा सिस्टम लाए, परमानेंट सेटलमेंट, ध्यान में रखना। फिर इसके बाद एक सिस्टम और है रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम कौन लेके आया? थॉमस मुनरो इन 1820 में। तो थॉमस मुनरो लेके आए रैयतवाड़ी सिस्टम, जिसमें बॉम्बे, मद्रास एंड असम, बॉम्बे, मद्रास एंड असम में इसको लागू किया गया। इसको कहने का मतलब थोड़ा इजी रखा गया, किससे? परमानेंट सेटलमेंट से। इसमें क्या करते थे? रैयत का मतलब क्या है? किसान। रैयत वर्ड का मतलब क्या है? फार्मर। तो भाई इसमें क्या करेंगे? फार्मर के घर पे जाएंगे, वो बोलेंगे कोई जमींदार नहीं, इनमें बॉम्बे, मद्रास और असम में बोलेंगे कोई जमींदार नहीं, हम सीधा जाएंगे किसके पास है? रैयत, किसान के पास, और उससे जाके हम कितना पे करेंगे? 50%, आधा हिस्सा हम पे करेंगे किसका? टैक्स का। सीधे जाएंगे टैक्स किसान के पास, उसको बोलेंगे 50% दे दो भाई, हमें कोई जमींदारी नहीं होगी। इसके लिए ही उन्होंने आईएएस की पोस्ट बनाई, इंडियन, पहले उसको इंडियन कलेक्टर सर्विस कहते थे, कलेक्टर जो टैक्स कलेक्ट करेगा। तो मेन काम जो आईसीएस का है, आज जो आईएएस काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, वो पोस्ट बनी थी आईसीएस, कलेक्टर करने वाला है। कलेक्टर होगा वो, कलेक्ट क्या करेगा? टैक्स कलेक्ट करेगा। तो किसके अंडर करेगा? रैयतवाड़ी सिस्टम के अंडर। तो सरकारी बंदा जाएगा, वो जितने भी रैयत होंगे घर पे जाके उनसे टैक्स कलेक्ट करेगा। कितना टैक्स कलेक्ट करेगा? 50%। समझे मेरी बात? और 30 साल के बाद दोबारा वो रिन्यू करेंगे कि अभी कितना टैक्स लेना है। ध्यान में रखना, रैयतवाड़ी सिस्टम कहाँ लगा? बॉम्बे, मद्रास, असम में। किसने लगाया? थॉमस मुनरो ने। कब लगाया? 1820 में। आगे चलते हैं। एक सिस्टम और आया था, महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम किसने लगाया था? विलियम बेंटिक के समय आया, इसको याद रखना है आपने। 1833 में ये लगाया। तो पहले कौन आया? परमानेंट, फिर कौन सा आया? रैयतवाड़ी, फिर कौन सा आया? महलवाड़ी, पीआरएम। तो जो महलवाड़ी सिस्टम है, इसमें हमने देखा कि क्या किया उन्होंने, जो नॉर्दर्न इंडिया है,
ये नॉर्दर्न इंडिया वाला पार्ट, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इसमें ये महलवाड़ी सिस्टम लेके आए। क्यों? परमानेंट सेटलमेंट में मैंने आपको बताया कि जमींदार काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये इशू आया। रैयतवाड़ी में क्या है भी, हर एक किसान के पास, फार्मर के पास जाना मुश्किल था, हर एक फार्मर से जाके मिलना मुश्किल था, इसीलिए दोनों में प्रॉब्लम थी। इसके लिए तीसरा महलवाड़ी सिस्टम लेके आए। उन्होंने बोला फार्मर से कि फार्मर अपने में से ही एक बंदे को अपना प्रधान, प्रेसिडेंट चुने, अपने में से एक बंदे को मुखी चुन लिया। अभी जो कलेक्टर है वो जाएगा सीधा महल, इसके पास, प्रेसिडेंट के पास, जिसको बोला गया महल, इसको महल बोलते थे, इसके पास जाएगा और जाके क्या कहेगा कि भाई मुझे जितने भी तुम्हारे अंडर किसान हैं उनका क्या दो, लगान दो। तो ऐसे करके भी भाई है तो जमींदारी वाला काम, लेकिन कोई जमींदारी वाला ऐसा नहीं है कि उसकी ड्यूटी है टैक्स पे करना, लेकिन वो महल क्या करेगा, उनको पे करके देगा। तो इसमें ज्यादा सुखी थे लोग, इसीलिए इन जो फार्मर है, अगर देखा जाए यहाँ पर जहां जहां पे सिस्टम लागू हुआ, कहां पे लागू हुआ, तो आप देखेंगे पंजाब में, गैंजेस वैली में, यूपी में, तो आज भी इसका किसान ज्यादा खुश है, ज्यादा अच्छा है। उसका कारण यही है कि वहां पे क्या सिस्टम लगाया अंग्रेजों ने, महलवाड़ी सिस्टम लगाया। तो अगर इंडिया में डिस्पैरिटीज देख रही हैं कि कुछ इलाके अमीर हैं, कुछ इलाके गरीब हैं, उसका कारण ब्रिटिशर्स की नीतियां हैं। तो उसके कारण वो लोग जो फार्मर्स हैं वो गरीब अमीर हुए हैं। तो आपने इस बात को याद रखा। साथियों, जब भारत तक आजाद हुआ तो जो जहां पे ये जमींदारी टैक्स, जमींदारी सिस्टम था, उसको अबॉलिश किया गया, क्योंकि ये बहुत क्रूर था और इससे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। तो 1947 के बाद बोला गया कि जिन जिन स्टेट्स में ये जमींदारी एक्ट लगा हुआ है, हम इसको सारे को कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सभी इलाकों में इस सिस्टम को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो मैंने आपको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के बारे में बताया, तीनों सिस्टम के बारे में आपको पढ़ाया, और मैंने बताया कि कॉर्नवालिस के समय पहला सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट आया। इसके अलावा जो कॉर्नवालिस का नाम है ना, वो काफी ज्यादा पढ़ा जाता है लॉज को कोडिफाई करने के लिए। आप जो पढ़ते हैं सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, ये दोनों सिस्टम सीआरपीसी एंड आईपीसी सिस्टम किसके अधीन आए हैं, कॉर्नवालिस के अधीन आए हैं। अभी इनको भी चेंज कर दिया गया, आपको मालूम होगा। अभी इसको बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता बनाया गया है, तो इसको ही कन्वर्ट किया गया हिंदी में, और इसके लॉज को सिंपल बनाया गया कि ताकि समझना इजी हो, इन्हीं को ही चेंज किया। तो ये बनाए किसने थे, अगर पूछा जाए सीआरपीसी, आईपीसी, तो इसको बनाने वाला भी कौन है, कॉर्नवालिस है। जो पुलिस सिस्टम है, ध्यान में रखना, जब पुलिस सिस्टम आया, थाना सिस्टम, एसएचओ, एसएचओ का पूरा नाम क्या है, स्टेशन हाउसिंग ऑफिस ऑफिसर, स्टेशन हाउसिंग ऑफिसर, एसएचओ। जी किसके समय आया है भाई, जेवी कॉर्नवालिस लेके आया। फिर क्या क्या पोस्ट होंगी, थाना कहाँ पे होगा, तो सारा पुलिस सिस्टम किसके अंडर आया, कॉर्नवालिस के अंडर आया। और लास्ट में जितना सिविल सर्विस है, कि सिविल सर्विस में कौन कौन काम होगा, सिविल सर्विस की पोस्ट जो है वो भी कौन लेके आया है, कॉर्नवालिस लेके आया। तो कॉर्नवालिस ने काफी काम किए हैं, इसको आपने याद। इसके अलावा इसके बाद जॉन शोर बंगाल के गवर्नर बनते हैं, कुछ ज्यादा पॉइंट नहीं है। लेकिन इसके बाद वेलेस्ली, इसका नाम काफी इंपॉर्टेंट है। 98 से लेकिन 1805 तक लॉर्ड वेलेस्ली क्या बनते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं। और इनके समय जो एक पॉलिसी सब्सिडरी अलायंस लेके आएंगे। सब्सिडरी अलायंस अगर पूछा जाए कौन लेके आया है, तो लॉर्ड वेलेस्ली लेके आए। सब्सिडरी अलायंस है क्या है, इसको कहते हैं सहायक संधि। सहायक संधि क्या है साथियों, वेलेस्ली जैसे बहुत सारे राजा रजवाड़ा थे, तो राजा के पास जाएगा, ब्रिटिशर्स यानी कि वेलेस्ली जाएगा राजा के पास, प्रिंस के पास, उसको बोलेगा कि आप हमारे साथ एक सब्सिडरी अलायंस कर लीजिए। अलायंस किया, अगर आपने अलायंस कर लिया तो अपने दोनों का जो दुश्मन होगा वो कॉमन होगा। अपने दोनों का दुश्मन क्या होगा, कॉमन होगा। अगर किसी ने आपके ऊपर हमला किया तो वो हमला किस पे माना जाएगा, ब्रिटिशर्स के ऊपर हमला माना जाएगा। हम आपको बचाएंगे उस हमले से।
तो पहली तो बात ये कि कॉमन क्या हो जाएंगे, दोनों के दुश्मन हो जाएंगे। लेकिन साथ साथ में आपको एक फौज, ब्रिटिशर्स की फौज आपके देश में रखनी पड़ेगी, ताकि अगर हमला हो जाए, क्योंकि आपके जो फौजी हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं है। हमारे वाले फौजी, ब्रिटिशर्स कहते थे कि हमारे वाले फौजी बहुत स्ट्रांग है, तो वो आपको हेल्प करेंगे। तो छोटी टुकड़ी फौज की अपने जहां क्या करनी पड़ेगी, आपको रखनी पड़ेगी। और साथ साथ में आप हमसे पूछे बिना किसी भी रानी या राजा के साथ मैट्रिमोनियल रिलेशन नहीं बना सकते। तो आपको पूछना पड़ेगा हमसे कि भाई हम उससे शादी कर लें, और अगर आपने को टैक्स वगैरह लगाना है तो उसके लिए भी आपको हमसे क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ऐसे एक सिस्टम लेके आया सब्सिडी लाइन। सोचो, देखो, अगर राजा को सभी जगह बांध दिया उसने, आप बस एक ही लॉलीपॉप था कि कॉमन दोस्त, आपके ऊपर हमला होगा तो हम बचाएंगे, बाकी देखो आपके फौज में हमारी फौज टुकड़ी होगी, कल को अगर राजा विद्रोह भी करे तो हमारी टुकड़ी ही बीच ही बैठी है, उसको मालूम चल जाएगा, तो ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक नहीं होगा। आप कोई मैट्रिमोनियल रिलेशन नहीं बना सकते, आप किसी दूसरे राजा से मिल नहीं सकते, तो भाई सारा कुछ ब्रिटिशर अपने हाथ कर रहे हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जब भारत आजाद होता है तो 562 राजे रजवाड़े थे, जिनको हम प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। है तो वो राजे थे, लेकिन उसको प्रिंस बोला गया। ब्रिटिशर बोल रहे हैं कि हमारे अधीन है, ये हमारे साथ इनका क्या है, सब्सिडरी अलायंस हो रखा है। चलो ध्यान रखना, इनके समय हुआ। और हम देखते हैं कि जो फोर्थ मैसूर वार है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया, और सारा जो इलाका था वो किसके अधीन आया, ब्रिटिशर के अधीन आया। वो किसके समय मारा गया, लॉर्ड वेलेस्ली। तो वेलेस्ली और टीपू सुल्तान की लड़ाई हुई, इसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है, फोर्थ वॉर ऑफ एंग्लो मैसूर, और वेलेस्ली क्या होता है, जीता है। तो वेलेस्ली टीपू सुल्तान को मारने वाला है, और मैसूर का इलाका अपने इलाके में करने वाला कौन है, लॉर्ड वेलेस्ली है। इसको भी आपने क्या करना है, याद रखना है। तो साथियों, आज हमने जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल हैं, जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में देखा, फिर हमने इसके बाद कॉर्नवालिस को देखा, फिर वेलेस्ली देखा, फिर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के बारे में आपको बताया। आगे हम जो आगे आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।